आधुनिक दुनिया में दवाएं ऐसी चीज हैं जिनकी हर देश में हर किसी को कभी न कभी जरूरत पड़ती ही है। दुनिया के बड़े दवा निर्माता देशों में भारत का नाम भी शामिल है। देश दवाओं की मात्रा के मामले में तीसरे नंबर पर है और उनकी कीमत के मामले में 14वें नंबर पर। भारत न सिर्फ अपनी जरूरत की दवाएं बना रहा है, बल्कि ये दवाओं के 10 सबसे बड़े निर्यातक देशों में भी शामिल है। लेकिन पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट ने इन सारे आंकड़ों पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कुल फार्मा इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 43% है। चीन से होने वाला बल्क ड्रग आयात या दवा बनाने के लिए जरूरी एपीआई का आयात भी मात्रा और कीमत दोनों मामलों में बढ़ रहा है। यानी भारत जिन दवाओं को बनाने और निर्यात करने पर गर्व कर रहा है, उनका कच्चा माल बड़ी मात्रा में चीन से आ रहा है। जबकि आधुनिक दवाओं के मामले में चीन ने भी ज्यादातर तरक्की साल 2000 के बाद ही की है। लेकिन चीन का लक्ष्य साफ है, वो दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है और ये बात उसके घरेलू फार्मेसी उद्योग पर भी लागू होती है। दुनिया चीनी दवाओं पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही है। चीनियों ने बहुत चालाकी से कदम उठाए हैं। तो क्या दुनिया जल्द ही चीन से आने वाली दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगी? और क्या दवाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव डालने के लिए होने लगेगा? हमेशा सस्ता उत्पादन, इस लक्ष्य के साथ चीन का दवा उद्योग तेजी से बढ़ता गया है और पश्चिमी देशों ने इसमें उसकी बहुत मदद की है। इसके पीछे ये बात है कि हम दवाओं के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, जबकि ये इलाज का सबसे सस्ता तरीका है और इसलिए उत्पादन के खर्च में लगातार कटौती करने की कोशिश हो रही है। ये आसानी से तभी किया जा सकता है जब आप ऐसे देशों में उत्पादन कराएं जहां मजदूरी का खर्च बहुत कम है, पर्यावरण संरक्षण के कानून बहुत ढीले हैं और बिजली की कीमत बहुत कम है, या इस तरह के और कारक। एक टैबलेट की कीमत इस बीच जर्मनी में करीब 6 यूरो सेंट है, उतनी ही जितनी की एक च्युइंगम की। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन इस बीच दवा बनाने के लिए जरूरी दुनिया भर का 40% एपीआई बनाता है। ये दवाओं का सबसे अहम हिस्सा होता है और इसके जरिए चीन का हाथ उन दवाओं में भी शामिल है जिनमें उसका हाथ सीधे नहीं दिखता। एक उदाहरण है दर्द की फेमस दवा आइबुप्रोफेन। कोरोना के दौरान उसकी किल्लत हो गई थी। इसका उत्पादन इन जगहों पर होता है, साथ ही भारत में भी इसका उत्पादन होता है। लेकिन भारत में ज्यादा उत्पादन एक धोखा है, क्योंकि भारतीय कंपनियां इसके लिए एपीआई चीन से ही आयात करती हैं। ये एपीआई थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? बस ये समझ लीजिए कि एपीआई माने दवा का सबसे अहम फॉर्मूला जो आपके रोग को सही करता है। एपीआई दवा में सबसे जरूरी है और इसी में कुछ अन्य तत्व मिलाकर आपको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, मलहम, इंजेक्शन आदि के तौर पर दवा दे दी जाती है। लेकिन ये एपीआई भी तो बनाया ही जाता है और इसे बनाने के लिए जरूरत होती है केएसएम की, यानी की स्टार्टिंग मटेरियल। सुनने में भले भारी लगे, लेकिन ये सिंपल से केमिकल और सॉल्वेंट होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन करा के एपीआई बना लिया जाता है। और इसी की स्टार्टिंग मटेरियल यानी केएसएम सेक्टर पर चीन का दबदबा है। जानकार कहते हैं कि दुनिया में एपीआई कहीं भी बन रहे हों, ज्यादातर केएसएम चीन से ही आ रहे हैं। और इसी मामले में चीन अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे है। वो अब बहुत ही सस्ते दामों पर ज्यादातर दवाओं के लिए जरूरी कच्चे माल का उत्पादन करने लगा है। वो इनका उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में करता है, इसलिए कीमत के मामले में फायदे में रहता है, जिससे दूसरी कंपनियां प्रतिस्पर्धा से बाहर हो रही हैं। एंटीबायोटिक सेफ्लोस्पोरिन के मामले में ये देखा गया। आधुनिक उत्पादन तकनीक होने के बावजूद जर्मन कंपनियां चीनियों का मुकाबला करने की हालत में नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ सेफ्लोस्पोरिन का उत्पादन होएक्स्ट कंपनी करती थी। ये अब नहीं होता क्योंकि चीन ने चालाकी दिखाई। उन्होंने इसे लगातार होएक्स्ट की कीमतों से थोड़ा सस्ता बेचा, जिससे एक समय ऐसा आया कि होएक्स्ट कंपनी की मालिक कंपनी ने कहा कि इसे बनाने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इसे बनाना छोड़ देते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? अब आप सेफ्लोस्पोरिन को थोड़ा गहराई से देखिए तो इसका एक शुरुआती सब्सटेंस है अमीनोसेफ्लोस्पोरिनिक एसिड, जो सिर्फ चीन में बनता है।
Wenn also die Chinesen entscheiden, sie möchten das nicht mehr an यदि Europa चीनी ये फैसला verkaufen, करते हैं कि weil वो wir इसे यूरोप को नहीं बेचेंगे क्योंकि ताइवान के खिलाफ चीन के जिस युद्ध की संभावना है उसमें हम ताइवान का पक्ष लेते हैं, तो हमारे पास सेफ्लोस्पोरिन नहीं होगा, जबकि एंटीबायोटिक जीवन रक्षक दवाएं हैं। lebensrettende Arzneimittel. लेकिन चीन की महत्वाकांक्षा बड़ी है। वो नई दवाओं के मामले में अगुआ रहना चाहता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया भर में हर 10वीं दवा जिसके विकास पर इस समय काम चल रहा है, उस पर रिसर्च चीन में हो रहा है। चीन में बायोटेक्नोलॉजी पर भी काफी काम हो रहा है, जो दुर्लभ बीमारियों का इलाज दे सकता है। इसलिए चीनी सरकार की ओर से ऐसे रिसर्च को काफी प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि चीन में नई खोजों के लिए बहुत ज्यादा समर्थन है और दूसरी ओर सरकारी नियम कायदे भी ऐसे हैं कि यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो उसे कर लेते हैं। मतलब चीन में लाइसेंस की प्रक्रिया यूरोप से तेज है और वहाँ रिसर्च के लिए जरूरी समर्थन, निवेश और सब्सिडी भी मिलती है। कोरोना के बुरे अनुभवों के बाद यूरोप के देश दवाओं का उत्पादन फिर यूरोप में करना चाहते हैं। फ्रांस में पैरासीटामोल बनाने का कारखाना खुलेगा जो यूरोप की कुल जरूरत की 1/3 पैरासीटामोल बनाएगा, लेकिन बिना भारी सरकारी सब्सिडी के ये संभव नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें इस बात पर सहमति बनानी होगी कि किन एपीआई को हम सबसे जरूरी मानते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारी सूचियां और कई सारे एपीआई बाजार में हैं। दूसरी ओर हमें यह भी समझना होगा कि ये ज्यादा महंगा होगा और हमें इसके लिए एक खास रकम खर्च करने को तैयार रहना होगा। यदि दवा चीन के बदले यूरोप में बनती है तो जर्मनी पहुंचने पर हर टैबलेट की कीमत चीनी दवा से 10 से 20 यूरो सेंट महंगी हो जाएगी। हालांकि इसमें संदेह है कि दुनिया में कहीं के भी मरीज चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश में ये कीमत अदा करने को तैयार होंगे। दवाएं ऐसी चीज हैं जिनकी पूरी दुनिया में हर किसी को कभी ना कभी जरूरत पड़ती ही है, और कोई देश बड़ा दवा उत्पादक बनने का सपना तभी देख सकता है जब वो रिसर्च, नई खोजों और दवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान दे, साथ ही अपने यहाँ बनी दवाओं की दुनिया के अलग अलग बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित करे। और जैसा कि हमने देखा, इसमें दवाओं का सस्ता होना हमेशा अहम रोल अदा करता है। जाहिर है फिलहाल चीन इन सब पैमानों पर ज्यादा सटीक बैठता है और यही वहाँ फलते फूलते दवा उद्योग की वजह भी है। आपको क्या लगता है, भारत फार्मा सेक्टर में चीन जैसी तरक्की कर सकता है? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।